उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की। 2 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी के मानवेंद्र सिंह और पद्मनाथ चौधरी दोनों जबरदस्त वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पहले से जग जाहिर था कि समाजवादी पार्टी के पास कोई भी जीतने लायक आधार नहीं है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जातीय सियासत के लिहाज से प्रत्याशियों को उतारा, आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 अतिरिक्त वोट मिले हैं। यूं तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खेमे के 5 वोट भी बीजेपी के खाते में गए हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जिस तरीके की कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के एक बार हाईकमान बिल्कुल नाराज नजर आ रहा है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े बदलाव देखने को जल्द ही मिल सकते हैं। जिस तरीके से परिणाम की अपेक्षा की जा रही थी, वो परिणाम नहीं देखने को मिले। हालांकि उससे नाराज होकर के हाईकमान ने कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि साफ है कि 6 प्रांतीय अध्यक्षों को बना करके इस बार के निकाय चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतारा गया था, लेकिन उसके बाद अपेक्षा के अनुरूप जो है रिजल्ट नहीं मिल पाया, जिसके बाद से अब बड़े बदलाव को देखने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यानी साफ है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के बड़े बड़े सम्मेलन होने थे, उन सम्मेलनों को नहीं करा पाए थे और 6 प्रांतीय अध्यक्षों को कंधों पे जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो साफ था कि निकाय चुनाव में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन ऐसा कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के भी यूपी को एक अच्छी बढ़त और अच्छी जीत के हिसाब से नहीं पहुंचा पाए थे। इसके बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। यानी साफ है कि बहुत जल्द बड़े बदलाव देखने को कांग्रेस में मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उपभोक्ता जो अपना बिल समय से नहीं जमा कर पाते या फिर जिनका बिल बहुत ज्यादा हो चुका है, वो अब पार्शियल पेमेंट कर सकेंगे। मतलब साफ है कि आंशिक पेमेंट कर सकेंगे। 100 रुपए तक का आंशिक पेमेंट किया जा सकेगा, जिसके लिए महीने की बाध्यता भी नहीं होगी। यानी एक महीने में एक से ज्यादा बार भी अपना बिल जमा कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर किसी का विद्युत कनेक्शन कट गया है तो ऐसी स्थिति में पूरे बिल का केवल 25% जमा करने पर विद्युत कनेक्शन जोड़ भी दिया जाएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने प्रदेश के सभी डिस्कॉम के अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत जरूर है जो बड़ा बिल होने के चलते अपना बिल एक साथ नहीं जमा कर पाते थे या फिर बिल बकाया होने की वजह से जिनका कनेक्शन कट जाता था। अब वो 25% बकाया जमा करके अपना कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। साथ ही साथ आंशिक आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना बिल भी जमा कर सकेंगे। मेरठ के पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर की 28 बीघा जमीन पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसा गया है। 28 बीघा जमीन को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है और जमीन में खड़ी गन्ने की फसल को नीलाम कराकर उसका पैसा राजस्व के खाते में जाएगा। 28 बीघा जमीन का 2012 में जिस वक्त सपा सरकार में शाहिद मंजूर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त सरकार के रसूखों के आगे जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी बेबस थे। जबरदस्ती कहीं ना कहीं 28 बीघा जमीन का बैनामा कराया गया। उसके बाद गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की, जिसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बड़े हाथ खुले हैं और उसके बाद जिला प्रशासन ने मंत्री की 28 बीघा जमीन को कुर्क करने का काम किया है। सपा विधायक हैं, किठौर विधानसभा से विधायक है और अपनी विधानसभा के अंदर रादना गांव में 28 बीघा जमीन पर, सरकारी जमीन पर शाहिद मंजूर और उनके भाई का कब्जा था। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई कर जमीन को अपने कब्जे में लिया है और साथ ही उसमें खड़ी फसल को नीलाम कराकर बेचने की भी बात कही है। खेलो इंडिया खेलों के तहत गोरखपुर जिले में रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 तारीख से गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में हुआ है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग लेने के लिए गोरखपुर श्री रामगढ़ ताल झील में पहुंचे हैं। 27 से लेकर के 29 तारीख तक जो प्रतिभागी भाग लिए हैं वो 2000 मीटर तक रोइंग प्रतियोगिता का चला है और ख़ास तौर से आज 29 तारीख के दिन में रोइंग प्रतियोगिता 2000 मीटर की रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
कई प्रदेश के प्रतिभागियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि सबको आज पुरस्कृत किया गया है। वहीं 30 तारीख की सुबह से 7 बजे से 500 मीटर की रोइंग प्रतियोगिता होगी और वह 31 तारीख तक चलेगी। खेलो इंडिया खेलों के तहत गोरखपुर आगरा में बारिश से नगर निगम के स्मार्ट कार्यों की आज पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। शहर के साथ साथ देहात की बात करें तो शहर और देहात में काफ़ी नुकसान बताया गया। देहात में भी कई पेड़ों को नुकसान हुआ, कई घंटे बिजली की आपूर्ति भी बंद हुई, जिसके चलते काफ़ी समस्या देखने को मिली। शहर में बारिश से यातायात भी बाधित रहा। पौष इलाके कहे जाने वाले कमलानगर की बात करें तो कमलानगर की बारिश से सड़क भी कई जगह धंसी, जिसके चलते यातायात बाधित रहा और व्यापारियों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि अब नवनिर्वाचित महापौर हुई हैं, उन्होंने जल शहर की समस्याओं को सही करने की बात भी कही थी। अब देखने वाली बात यह है कि नवनिर्वाचित महापौर शहर की जो समस्या हैं उन समस्याओं को कैसे ठीक करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। सोमेंद्र मीणा ने पिनाट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने कार्यालय, कंप्यूटर कार्यालय, डाक कार्यालय, मालखाना सहित जो हवालात है उसका भी निरीक्षण किया। वहीं साथ ही साथ पुलिस स्टाफ के रहने और रसोई घर में निरीक्षण कर वहां की बारीकियां से वहां की जानकारी ली कि किस गुणवत्ता का खाना यहां पर बनाया जाता है। साथ ही साथ थाने पर पहुंचने वाले प्रार्थना पत्र एवं महिला उत्पीड़न अपराध में तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं डीसीपी का कहना था कि थाने पर पहुंचने वाले कोई भी आगंतुक को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित थाने आता है तो तत्काल उसके मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान एसीपी पिनाट अमरदीप लाल और थाना प्रभारी नीरज पवार भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने थाना प्रभारी को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रार्थना पत्र या कोई भी पीड़ित थाने पर अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसको तत्काल सुनवाई कर। बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र के मतरेपुर से 8 साल की बच्ची के रहस्यमय ढंग से लापता होने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। कैसरगंज पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की, लेकिन इस मामले में पेच उस बच्ची का फोटो न उपलब्ध होने के कारण फंस गया, जिसके चलते पुलिस को बच्ची को ढूंढने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में पड़ताल शुरू की और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उसे खंगाला गया, जिससे बच्ची का फोटो निकाला गया और परिवारजनों से उसकी पहचान कराई गई, जिसे परिजनों ने बताया कि ये बच्ची वही है जो घर से लापता है। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पड़ताल शुरू की और 8 घंटे के अंदर रहस्यमय ढंग से लापता बच्ची को ढूंढ लिया। भाई को मारी गोली कोतवाली बिलसी क्षेत्र गांव पड़ता है, बेटा कोताई वहां के रहने वाले हैं। ये किसी काम से उगैती क्षेत्र के गांव स्वरूपपुर गए हुए थे। वहां पर भाई ने 2 लोगों के साथ मिलकर बरौलिया गांव पड़ता है, वहां पर गोली मारी है। पुलिस प्रशासन को जैसी सूचना मिली है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि ये घटना क्या कारण रहा, कैसे बजी। अभी तत्काल का ये घटना है। ये यहाँ पर जो है छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए गोली मारी है। क्या कारण है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी कोई भी इस बात मामले को बताने और तैयार नहीं कि क्या कारण रहा है, क्या वजह से। ये पता चला कि किसी कार्य से ये जो है बाहर गए हुए थे उगैती क्षेत्र के गाँव पे स्वरूपपुर पे। जब वो वापस वहाँ से हो रहे थे, वहाँ पर पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। भाई छोटा भाई है, उसने जो है बड़े 2 लोगों के साथ मिलकर बड़े भाई के गोली मारी। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात ट्रक के द्वारा टैक्सी में टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दें कि टैक्सी में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और जहां जो भी लोग जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची सीओ ने बताया है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और 11 लोगों को उपचार हेतु झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
वहीं आपको बता दें कि ज़िले में लगातार प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि ओवरलोडिंग कम हो रही है, ओवरलोडिंग पर सख्त सरकार के द्वारा आदेश है कि ओवरलोडिंग न की जाए, लेकिन ज़िले में अधिकतर टैक्सियाँ जो उनकी सीमा होती है उससे ज़्यादा सवारियाँ भरते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर प्रशासन का कोई चाबुक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से यह घटना हुई है उस घटना के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन कब टैक्सी और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करता है। सोच के लिए गई महिला की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाल इलाके के मोहल्ला कोर्ट से जुड़ा है, जहां सुबह सवेरे महिला सोच के लिए गई थी और सोच के बाद महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है, जहां उसका पीएम चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक के पति की तहरीर पर उसके बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति और उसके जेठ में मामूली बात को लेकर देर रात कोई विवाद हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के निराला नगर रेलवे ग्राउंड के पास बनी चाय की दुकान में चाय पी रहे दो युवकों को दबंगों ने मामूली सी बात पर घेर लिया और उनकी जमकर लात घूस और बेल्टों से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से युवकों के शरीर पर कई गंभीर चोटें आ गईं। वहीं पीड़ित युवक जब गोविंद नगर थाने पहुंचे और उन्होंने दबंगों के खिलाफ शिकायत की तो उसके बाद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी गोविंद नगर थाना पुलिस ने अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में कहीं न कहीं से कानपुर की गोविंद नगर थाना पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं पीड़ित अपने शरीर पर चोट के निशान लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस और चौकी के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर शहर में कमिश्नरेट पुलिस होने के बावजूद भी आखिर दबंग खुलेआम दबंगई कर रहे हैं, मगर पुलिस उनसे कार्रवाई करने की बजाय उन पर लापरवाही बरत रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आला अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करते हैं या बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तिवारीपुर ग्राम में भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हुआ है, जिसको देखते हुए उन्होंने गाटा संख्या 62 पर अवैध निर्माण कर लिया। जब स्थानीय लोगों ने इसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई तो मामला न्यायालय पहुंचा और न्यायालय में सीआरओ ने इस बात को लेकर के एक आर्डर पास किया, जिसमें यह कहा गया कि जल्द से जल्द उसका सीमांकन कर करके और जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए। लेकिन इसके बाद भी उन कब्जादारों ने कोई सुध नहीं ली, तो प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर लेकर के वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद बाबा का बुलडोजर वहाँ पहुँचा तो उसके बाद वहाँ पर अवैध निर्माण को तुरंत धराशायी कर दिया गया और इसके बाद उनको नोटिस भी दी गई कि किस तरह से इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था, ये गैर कानूनी था। इसके बारे में वो आकर जवाब सवाल जो भी करना है उनको न्यायालय में करें। पीलीभीत में नवनिर्वाचित जो भी निकाय अध्यक्ष पद के लोग रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष पद रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने शपथ के बाद अपनी जो पंचायत है वहाँ कार्यालय में जा करके अपने अपने तरह से अलग अलग अंदाज में वहां पहुंचे और अपना कार्य प्रारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत बिलसंडा में जो निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जीते हैं डी.के. गुप्ता, उन्होंने भी एक अलग अंदाज में कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य शुरू किया। आपको बता दें डी.के. गुप्ता ने पहले कार्यालय में हवन पूजन कराया, शुद्धिकरण कराया और उसके बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कस्बा बिलसंडा के जो हैं अन्य भी लोग मौजूद रहे, डॉक्टर मनमीत गुप्ता सहित अन्य व्यापार मंडल के जो भी थे पदाधिकारी वो भी मौजूद रहे। तो इस तरह से बिलसंडा में हुए। तो वहीं उन्होंने एक नया शेड्यूल भी जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है डी.के. गुप्ता, उन्होंने जारी किया कि बिलसंडा में हर दिन सुबह और शाम 2 वक्त की ड्यूटी थी, लेकिन वहीं शनिवार को एक बार ड्यूटी रहेगी और उसका बचा हुआ जो शेष कार्य है, यानी कि रविवार को भी अब छुट्टी नहीं है, रविवार को भी सुबह से ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह से सफाई व्यवस्था को ध्यान देते हुए ये जो नए चेयरमैन डी.के. गुप्ता बने हैं उन्होंने आदेश 2024 के चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश में कोर कमेटी की बैठक बुलाकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं रायबरेली में भी
जो उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो प्रबल दावेदार हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और पिछली बार भी वो प्रत्याशी रहे और अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव लड़ा। फिलहाल उनके सामने थी सोनिया गांधी और चुनाव वो हारे, लेकिन कहीं ना कहीं से वोट परसेंटेज जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा जरूर दिखाई दिया है। फिलहाल रायबरेली में जो स्थिति बनी है वो नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से पलटवार हुआ है और कहीं ना कहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस का परचम जरूर लहराया है। इसी बीच एक पोस्टर वार भी जारी हुआ था जो उनके सुपुत्र जो हरचंदपुर से ब्लॉक प्रमुख है पीयूष प्रताप सिंह, उनके द्वारा उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता पूछती है सवाल। इस तरह के पोस्टर वार अब जारी हैं। फिलहाल इस पोस्टर वार पर कांग्रेस चुप्पी तोड़ते हुए नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, उनने उसका जवाब देते हुए जरूर कहा है कि ये काम नीच लोगों का है, कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं। बाराबंकी में 2 डबल टेकर बस हुई हादसे का शिकार। एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दूसरी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। सभी यात्री बाल बाल बचे। बाराबंकी जनपद में आज सुबह तड़के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 डबल टेकर बस हादसे का शिकार हो गई। पहली बस मसौली थाना क्षेत्र में दिल्ली गोंडा जा रही डबल टेकर बस अनियंत्रित होकर सड़क के पास डिवाइडर से टकरा गई। वहीं पर बस पलट गई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया। तो वहीं दूसरी घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के अयोध्या लखनऊ हाईवे पर उधौली ओवरब्रिज के पास हुई। जो डबल टेकर बस ओवरब्रिज के पास खड़ी थी, वहीं नसई सराय से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही थी कि ओवरब्रिज के पास जाम में फंस गई। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने डबल टेकर बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डबल टेकर बस में सवार 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।